नमस्कार मित्रों, देश में एक बार फिर से जातिगत आधार पर विद्वेष पैदा करके अपनी राजनीति चमकाने की कुचेष्टा चरम पे। और अगर आप इस पे ध्यान दें तो पिछले 3-4 महीनों में इस प्रकार के आक्रमण बहुत तेजी से बढ़े हैं। अभी ताजा एक विवाद पैदा हुआ है। आरजेडी के सांसद है मनोज झा जी, इन्होंने संसद में खड़े होकर एक कविता पढ़ी, ठाकुर का कुआं, और जिसमें उन्होंने ये दिखाने का कोशिश की, मतलब कविता तो बहुत पुरानी है, ये कोई ओम प्रकाश जी है जिन्होंने ये कविता लिखी थी। अब इसको आज ये पढ़ के और क्या करने का ये प्रयास कर रहे हैं, कौन सी इनकी ऐसी मानसिकता थी, कौन सा ऐसा इनका नैरेटिव था जिसके आधार पे कविता पढ़ी गई। ये कविता पढ़ी इन्होंने और ये बताने का प्रयास किया कि ठाकुरों ने इस देश के ऊपर बड़ा अत्याचार किया है, बड़ा ही अत्याचार किया है इस देश के ऊपर। और जब से उन्होंने ये कविता पढ़ी है, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे हमारे ऐसे बहुत सारे मित्र जो कि ठाकुर समुदाय से हैं, क्षत्रिय समुदाय से हैं, राजपूत हैं, उनको ये हर्ट करेगा, डेफिनेटली हर्ट करेगा। और अगर उनको हर्ट किया है तो वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भाई, क्षत्रियों ने बहुत बलिदान भी दिया इस देश के लिए, उसको भी ध्यान दीजिए। मैं पहले तो ऐसे अपने सभी मित्रों से कह देना चाहता हूं, किसी को भी डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। पहले आप समझिए कि एक्चुअली इन लोग का नैरेटिव क्या है। आक्रमण ये क्षत्रियों पे नहीं है, आक्रमण ये वास्तव में अगर कुछ देखा जाए तो ये आक्रमण है हमारे और आपके बीच में खाइयां पैदा करके हमें वोट बैंक में बांट देने की और उसके बाद अपना राजनीतिक लाभ उठाने की। एकदम सिंपल सी चीज है। आप जरा 2-3 घटनाओं पे ही ध्यान दे दीजिए। आप सोचिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस के ऊपर आक्रमण आरंभ करते हैं, आखिर क्यों? आप जरा सोचिए कि एमके स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन, ऐसा क्यों होता है कि अभी पिछले, अगर आप देखें, केवल मैं पिछले 3-4 महीनों की बात कर रहा हूं, क्यों ऐसा होता है कि एकदम से एमके स्टालिन का बेटा ये उदयनिधि स्टालिन, संपूर्ण सनातन समाज है ना, केवल क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र इनकी बात नहीं हो रही है, संपूर्ण सनातन समाज के लिए बोलते हैं कि इस पूरे सनातन समाज को इरेडिकेट कर दिया जाना चाहिए। इरेडिकेट करने का मतलब होता है समाप्त कर दिया जाना चाहिए, जड़ मूल से नाश कर दिया जाना चाहिए इसका, ये बोलते हैं। इसके बाद अब ये भाई साहब ये खड़े हो गए, अब इन्होंने ठाकुर के ऊपर आक्रमण कर दिया है। तो ये ब्राह्मणों के ऊपर कभी आक्रमण कर देते हैं, बताते हैं कि ब्राह्मणवाद बहुत ज्यादा है इस देश में, तो ब्राह्मणों पे आक्रमण किया जाता है। तो आज क्षत्रियों पे आक्रमण किया गया है, फिर कभी ये बनियों पे आक्रमण करेंगे, कभी ये जो है यादवों पे आक्रमण कर देंगे, कभी ये किसी पे आक्रमण कर देंगे, कभी ये कुर्मियों पे आक्रमण कर देंगे। तो वास्तव में सोचने की जरूरत यह है, हमें डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, इनके नैरेटिव को समझने की आवश्यकता है। इनका नैरेटिव सिंपल सा है कि किसी भी तरीके से इस समाज को, क्योंकि ये इन्हें पच नहीं रहा है कि संपूर्ण सनातन समाज आज एकजुट होता चला जा रहा है। आज आप सोचिए कि संपूर्ण सनातन समाज वेट कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है कि कब प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होगा और हम जाएंगे, प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करेंगे, हम साष्टांग प्रणाम करेंगे। संपूर्ण सनातन समाज एकजुट होता चला जा रहा है, ये सब इनको नहीं पच रहा है। अब इनको तो अपनी राजनीति करनी है। इनके यहां तो जो इन लोगों ने पाप किए हैं, इनके पापों के ऊपर आज जब ईडी और सीबीआई के छापे पड़ते हैं तो इनको ये लगता है कि किसी तरीके से हम सत्ता में आ जाएं और अपने किए हुए भ्रष्टाचारों के हम पर्दा डाल दें, और इसके लिए ये कुछ भी और किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, ये इंडी गठबंधन जिसे मैं कहता हूं इंडी गैंग, ये इंडी गैंग की जो ये मीटिंग हुई थी महाराष्ट्र में, मुंबई में, आप ये फोटो आपने देखी होगी। मैं जरा एक आपको कनेक्शन दिखाना चाहूंगा, इस फोटो और इस फोटो के बीच का एक कनेक्शन दिखाना चाहूंगा। गौर ना किया हो आपने अगर अभी तक तो गौर से देखिएगा। मैं इस फोटो को थोड़ी बड़ा कर देता हूं, तब आप और अच्छा देख पाएंगे। इस फोटो में अगर आप ध्यान से देखें तो 3 नेता आपको अगल बगल दिखाई देंगे, ठीक? ध्यान से देखिएगा, आपको इस फोटो में 3 नेता अगल बगल खड़े दिखाई देंगे। लालू प्रसाद यादव, एमके स्टालिन और हमारे उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, ये तीनों नेता अगल बगल में खड़े हैं। और आप अगर ध्यान दें तो यही तीनों नेता के आज जो सो कॉल्ड नेता दूसरे हैं, वो लोग आज क्या कर रहे हैं, इनके नेता, अब मैं इस फोटो को वापस यहां लगा देता हूं, कि लालू प्रसाद यादव, एमके स्टालिन और अखिलेश यादव, आपको ये फोटो नेट पे भी मिल जाएगी, उठा लीजिए। और इनके नेताओं ने ही सबसे पहले क्या किया है, हमारे सनातन समाज पे आक्रमण करना आरंभ किया है। ठीक है, किसी ने कविता लिखी होगी कभी ठाकुरों के ऊपर, आपको ये दिखाई दिया, जो भी है। मैं एक तो इनका नाम मैंने रखा है, ऐसे जितने भी लेखक हैं, सो कॉल्ड कभी कभी ऐसे इतिहासकार आ जाते हैं जो कि सनातन समाज के ऊपर आक्रमण करते हैं, जो कि बताने का प्रयास करते हैं कि सनातन समाज में एक जाति ने दूसरी जाति पे, एक दूसरी जाति ने तीसरी जाति पे बहुत सारे अत्याचार किए हैं। ऐसे जितने भी लेखक, ऐसे जितने भी सो कॉल्ड इतिहासकार आते हैं, मैंने उनको एक नाम दिया है और वो नाम है बकवासकार। मैं इन लोगों को जो नाम देता हूं, मैं इन लोगों को कहता हूं कि ये हैं बकवासकार। ये केवल बकवास करते हैं। आपको कुछ
कुछ एक गांव में ये दिखाई दिया कि हाँ कुछ ठाकुरों ने किसी कुएं पे कब्जा कर लिया, आपने देख लिया, आपने कहा कि हल के ऊपर उनका कब्जा हो गया, क्या आपको नहीं दिखाई दिया? आपको नहीं दिखाई दिया कि महाराणा प्रताप ने इस देश में इस सनातन समाज को जिंदा रखने के लिए उस समय, जिस समय अकबर का पूरे लगभग उत्तर भारत के ऊपर कब्जा होता था, उस समय मेवाड़ नाम का राजा, मेवाड़ नाम का राज्य खड़ा था और अकबर का विरोध करता रहता था। मैं सीधी सी बात आपसे कहना चाहता हूं, ये सब छोड़िए, इनके जो भी ये क्वेश्चन उठा रहे हैं, जो भी ये आक्रमण कर रहे हैं, सारे आक्रमण किनारे कर दीजिए। मैं तो आपसे एकदम सिंपल सी एक बात कह रहा हूं, ध्यान से मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जरा सोचिए कि आज तक भारतवर्ष की संस्कृति का नाश करने के लिए, भारतवर्ष को छिन्न भिन्न करने के लिए भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अत्याचार किसने किया? जरा इस पे गौर करिए। इन्होंने ठाकुरों का, कुछ ठाकुरों का नाम लिया। मैं आपसे कहता हूं सारी निष्पक्षता से किनारे, सारी चीजों को किनारे रखते हुए आप केवल इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भारतवर्ष में सबसे अधिक अत्याचार किसने किया? क्या ठाकुरों ने किया था? क्या सबसे ज्यादा अगर अत्याचार किसी ने किया और निष्पक्षता से अगर पिछले 1000 सालों का मैं इतिहास उठाऊं तो जितने इस्लामिक इन्वेडर्स आए, उन इस्लामिक इन्वेडर्स ने इस देश के ऊपर सबसे अधिक अत्याचार किए। आप सोचिए, ये जितने भी इस टाइप के बकवासकार हैं, इन बकवासकारों को एक विषय मिला, ठीक है आपने ठाकुरों पे आक्रमण किया, ठीक है, क्या आपने कभी अकबर, जो सोचिए ऐसे कम्युनिस्ट नेता, ये कम्युनिस्ट विचारक होते हैं, तो ये जितने कम्युनिस्ट विचारक हैं, जब वो अकबर को महान बताते हैं, सोचने की बात है, जो लेखक अकबर को महान बता रहा हो वो महाराणा प्रताप का गुणगान कैसे कर सकता है? उनके वंशज के लोगों को कैसे अच्छा बता सकता है? और आप सोचिए, बॉलीवुड पिछले 70 सालों से कर क्या रहा है? बॉलीवुड भी तो यही कर रहा है। पिछले 70 सालों से बॉलीवुड एक ही काम करता रहा। कोई ब्राह्मण के नाम पे क्या दिखाएगा? ब्राह्मण को ढोंगी दिखाएगा। छत्री को क्या दिखाएगा? छत्री को दिखाएगा कि अत्याचारी है। किसी कोई वैश्य है तो उसको क्या दिखाएगा? किसी वैश्य को यह दिखाने का प्रयास करेगा कि ये तो लूटू और ये क्या कहते हैं सूदखोर टाइप का बनिया है, उसको ये दिखाया जाएगा। इसी प्रकार से उन्होंने अगर देखें सरदारों का मजाक उड़ाएगा। तो हमारा संपूर्ण जो सनातन समाज है, जब मैं सनातन समाज बोलता हूं तो उसमें हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन पूरा समुदाय आता है, क्योंकि हम सभी की संस्कृति एकदम एक जैसी है। हम सभी की जो उद्गम स्थली है वो यही भारत भूमि है, तो इसलिए हम सभी सनातनी हैं। और हमारे ऊपर ये जो आक्रमण लगातार किया जा रहा है, अभी जो खालिस्तान के नाम पे जो आक्रमण हो रहा है, इंटरनेशनल पूरा गठबंधन चल रहा है, तो मैं इन लोगों को आपके सामने जो है इन लोगों को नंगा करने का प्रयास कर रहा हूं। ये आक्रमण ठाकुरों के ऊपर नहीं है, ब्राह्मणों के ऊपर जो ब्राह्मणवाद के नाम पे आक्रमण करते हैं, ये ब्राह्मणों के ऊपर आक्रमण नहीं है। आज जो ये पूरे सनातन के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, पूरे सनातन पे आक्रमण नहीं है। ये हमारे और आपके बीच में खाइयां पैदा करके अपनी सत्ता हासिल करने की मात्र एक कुचेष्टा है, जिसे हमें और आपको समझने की जरूरत है। आप सोचिए, एमके स्टालिन स्वयं आक्रमण नहीं कर रहे हैं, तो ये जो पूरा समझिए इंडी गैंग है, इसको मैं समझता हूं कि इस इंडी गैंग के दो पार्ट हैं। एक पार्ट है जो कि मैंने आपको दिखाया, एमके स्टालिन, लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव अगल बगल में खड़े होकर क्या कर रहे हैं? ये स्वयं आक्रमण नहीं कर रहे हैं, इन्होंने अपने बेटे को आगे कर दिया कि भैया तुम सनातन के ऊपर हमला करो। इनको ठेका दिया गया सुपारी देना, है ना? इन नेताओं को सुपारी दी गई है, इन नेताओं को सुपारी दी गई है कि भारत में बांटो और राज करो के तुम्हें बीज रोपने हैं, ताकि समाज को छिन्न भिन्न किया जा सके और हम अपना वोट बैंक अलग कर सके। इनको सुपारी मिली, इन्होंने अपने बेटे को सुपारी थमा दी कि बेटा तुम बोलना चालू करो। इनको सुपारी दी गई, इन्होंने अपने नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे कर दिया कि तुम रामचरितमानस पे बोलना, अनशन बकवास करना चालू कर दो। इनको सुपारी दी गई लालू प्रसाद यादव को, इन्होंने अपने एक नेता को पकड़ा दी कि बेटा तुम्हें ये चीज करनी है, और इन्होंने मनोज झा ने जाके वहां पे उल्टा सीधा बकना चालू कर दिया। नहीं तो मैं इनसे पूछता हूं, कभी एक स्टेटमेंट दिया हो महाराणा प्रताप की वीरता के बारे में? कभी एक स्टेटमेंट दिया हो बंदा बैरागी की वीरता के बारे में? कैसे इन्होंने सनातन समाज के लिए एकजुट होकर और सनातन समाज के लिए अपना बलिदान दिया, कभी इसके ऊपर उन्होंने चर्चा की है? प्रभु श्री राम, हम संपूर्ण राष्ट्र के लिए हमारे जो राष्ट्र नायक है, वो राष्ट्र नायक कौन है? प्रभु श्री राम। किस कुल में उनका जन्म हुआ था? क्षत्रिय कुल में उनका जन्म हुआ था, और केवल इसलिए नहीं कि वो क्षत्रिय कुल में था इसलिए मैं यहां पे उनकी चर्चा कर रहा हूं। वो व्यक्ति थे, राजकुमार थे। 1 मिनट में राज सत्ता उनके हाथ से चली जाती है और वो जंगल चले आते हैं। उस व्यक्ति का जो संपूर्ण चरित्र है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया उनको? अयोध्या से निकलते हैं, पूरा उत्तर भारत और उसके बाद दक्षिण भारत नापते हुए जाते हैं और लंका तक जाते हैं, और उस समय जो दुराचारी रावण खड़ा हो गया था उस रावण को मारते हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा को यदि आप ध्यान से देखें
इस पूरी यात्रा में प्रभु श्री राम किससे किससे मिलते हैं, केवट से उनका कैसा संबंध होता है, कैसा संवाद होता है, निषाद राज गुह से उनका कैसा संवाद होता है, माता सबरी से उनका कैसा संवाद होता है। इसके बाद जब रावण पे हमला करना हुआ, रावण को के ऊपर उसकी सेना से लड़ना हुआ, तो ऐसा नहीं किया उन्होंने कि भरत को संदेश भेज दिया कि अयोध्या से सेना भेज दो और मुझे जाके रावण से युद्ध लड़ना है। ऐसा नहीं किया उन्होंने वन में रहने वाले नरों, है ना, वानर का जो मैं अर्थ समझता हूं, मैं वन धन नर, वानर, है ना, तो मैं इसका अर्थ समझता हूं वन में रहने वाले नर, उनको वानर कहा गया, बंदर नहीं, वन नर वानर, इन्होंने समूह बनाई, उनकी सेना बनाई। उन्होंने जामवंत, उन्होंने सुग्रीव, उन्होंने हनुमान, इनको इकट्ठा किया, नल नील अंगद, इन लोगों को इकट्ठा किया और इसके बाद इन लोगों के साथ जाके उन्होंने रावण से युद्ध लड़ा। तो कहने का मतलब यह है, आपने प्रभु श्री राम के बारे में कितनी बार कोई अपनी लेखनी चलाई, आपने प्रभु श्री राम की कितनी कविताएं पढ़ी, आपने प्रभु श्री राम का कितना गुणगान किया, वो ना कर पाए। आपको चूंकि आपका एजेंडा ही अलग है। तो मैं जो इस वीडियो के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि कतई इन लोगों के इस आक्रमण पे डिफेंसिव होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि और अटैकिंग हो जाने की आवश्यकता है और इनको नंगा कर देने की आवश्यकता है कि ये जितने भी ये नेता हैं, ये पूरा जो इंडी गैंग है, ये पूरा इंडी गैंग एक ही काम करने का प्रयास कर रहा है, हमारे और आपके जो एकजुटता है इसको छिन्न भिन्न कर देना चाहता है। जो आज जातिगत विभेद समाप्त हो रहे हैं, ये इनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। इनके लिए यह बहुत बड़ी समस्या है कि आज कैसे संपूर्ण सनातन समाज एकजुट होता चला जा रहा है, कैसे एक जो ऐसा नेता कोई आ सकता है जो कि एक दृष्टि से सबका जो है उत्थान करने का प्रयास कर रहा है। भाई अगर आप सोचिए राशन बंट रहा है तो राशन ये देख के नहीं बांटा जा रहा है कि तुम किस जाति के हो, तुम किस मजहब के हो, कहीं से भी हो सबको राशन दिया जाता है। सिलेंडर दिया गया, सबको दिया गया, प्रधानमंत्री आवास दिया गया, सबको दिया गया। नहीं तो हमारे उत्तर प्रदेश के फलाने नेता हैं, नाम क्या लिया जाए इनका, फलाने नेता, इनकी जब सत्ता आती है तो ये अपनी जाति देख के केवल जो है योजनाएं बनाते हैं। दूसरा कोई नेता आता है वो अपनी जाति देख के नेता जो है वो बनाता है। आज सोचने की बात है, मोदी जी एक ऐसे नेता है, हम सभी जानते हैं कि एक समुदाय है ना, जो कि उनको वोट नहीं देता है ना, जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं बहुत कम वोट देते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई मुस्लिम व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि उसको किसी प्रकार की योजना का लाभ न मिल रहा हो। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सिलेंडर योजना हो या चाहे जितनी भी योजना हो, सबको बराबर, तुम मुझे वोट दो अथवा न दो, तुम्हारी मर्जी, तुम मुझे वोट दो अथवा मत दो, लेकिन मैं तुम्हारे उत्थान के लिए काम करूंगा, क्योंकि मैं किसी जाति विशेष का नेता नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष की सरकार चला रहा हूं, संपूर्ण भारतवर्ष का मैं सेवक हूं, इसलिए मैं सभी की सेवा करूंगा। तुम्हारा मन करे वोट देना, तुम्हारा मन करे मत देना। तो इससे क्या हो रहा है, पूरा समाज आज एकजुट होता जा रहा है और यह चीज इन नेताओं को नहीं पच रही, इनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। तो इसलिए इन लोगों ने सुपारी देना चालू की। दो प्रकार से टीम बांट दी गई है इंडी गैंग को। इंडी गैंग का एक पार्ट है जिसका काम है इस प्रकार के आक्रमण करना, और इंडी गैंग का दूसरा जो बड़े नेता है, सो कॉल्ड राहुल गांधी हो गए या क्या कहते हैं सोनिया गांधी जी हो गई या शरद पवार हो गए, ये इस प्रकार के, ये नीतीश कुमार हो गए, जो बड़े नेता है, ये चुपचाप बैठे हुए हैं। बस अरविंद केजरीवाल हो गए, इनके आप कोई कमेंट नहीं देखेंगे। सनातन के ऊपर हमला हो रहा है, ठाकुरों के ऊपर हमला हो रहा है, रामचरितमानस के ऊपर हमला हो रहा है, लेकिन जितने ये बड़े बड़े नेता हैं, ये इंडी गैंग वाले चुपचाप बैठे, बस इतना कह के पल्ला झाड़ लेते हैं कि नहीं भाई किसी के ऊपर ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए, कमेंट करना ठीक नहीं, बस इतनी चीज बहुत है। और इसके बाद क्या किया इन्होंने, इसके बाद पल्ला झाड़ लिया और इसके बाद ये टीम भी जो है इनकी, ये टीम भी पुनः दूसरा आक्रमण करना चालू कर देती है। इसलिए हमें और आपको ठंडे दिमाग से, एकदम ठंडे दिमाग से इन लोगों के इस आक्रमण को समझना है, अपनी एकजुटता को और मजबूत करना है और इन लोगों को वापस जवाब देना है। अब जैसे इनके राहुल गांधी हैं, हमारे उत्तर प्रदेश ने इन्हें हरा के यहां से भगाया, मैं तो इन्हें पुनः चुनौती देता हूं, मिस्टर राहुल गांधी, मैं आपको पुनः चुनौती देता हूं कि आप ये वायनाड मत भागना कि वहां मुस्लिम लीग के समर्थन से वहां पे आप गए और सांसद बन गए। मैं तो आपको चुनौती देता हूं, अगर दम है तो दोबारा आओ और अमेठी से चुनाव लड़ो, और अगर अमेठी से डर लगता है कानपुर आ जाओ, है ना, कानपुर आ जाओ और मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि कानपुर से जीत के दिखा दो तो जान जाए तुम्हें जितने प्रकार के अगर ये जो हमले कर रहे हो तुम लोग हमारे समाज पे, जितने हमले करने उतने हमले कर लो, और दम है तो कानपुर से चुनाव जीत के दिखा दो तो मान जाए कि तुम कोई नेता, है ना। तो इसलिए हमें और आपको एकजुट होना है और अपने ब्रेन को एकदम क्लियर रखना है। डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है कि हम ये बताने लग जाएं कि हम अगर अभी जैसे इन्होंने बनिया पे आक्रमण नहीं किया, अगला आक्रमण हो सकता है बनियों पे कर दे,
तो ये कुछ भी करें तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब हमारा बनिया समाज जो है वो खड़ा हो जाए और बताए कि देश के लिए उन्होंने क्या किया। बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे हर समाज के व्यक्ति ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। हाँ, उस समाज में मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सारे लोग अच्छे ही थे, कुछ लोग गलत भी होंगे, जिन्होंने कुछ गलत भी किया होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आज उसके नाम पे हमारे समाज को तोड़ने का प्रयास किया जाए। पूरे समाज को आज जोड़ने की आवश्यकता है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।